जोहार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है सूक्ष्म जीव एवं रोग, है ना, सूक्ष्म जीव एवं उनसे होने वाले रोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो बराबर एग्जाम्स में जाते हैं दोस्तों, है ना। तो झारखंड में हर प्रकार के एग्जाम्स में छपने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। देखिए, किस सूक्ष्म जीव को जीवाणु जगत का पिता कहा जाता है ना। यानी किसे सूक्ष्म जीव का, है ना, किसे सूक्ष्म जीव का जीवाणु जगत का पिता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी किसे सूक्ष्म जीव का जीवाणु जगत का पिता कहा जाता है। ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन ए इज रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी इज लुइस पास्चर, ऑप्शन सी इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी जो है एंटोनी वॉन लेeuwenhoek, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है किसे सूक्ष्म जीव का, है ना, किसे सूक्ष्म जीव का जीवाणु जगत का पिता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। सूक्ष्म जीव जगत के पिता के रूप में एंटोनी वॉन लेeuwenhoek, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो सूक्ष्म जीव का जीवाणु जगत का पिता जो कहा जाता है एंटोनी वॉन लेeuwenhoek को कहा जाता है ना। जिन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को देखा और उनका विवरण दिया दोस्तों। वो एक डच जीव विज्ञानी थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में एक लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया तथा उसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को उन्होंने उस सूक्ष्मदर्शी से देखा, है ना। और उन्होंने ही, है ना, जीवित कोशिका का खोज भी किया था दोस्तों, है ना। एंटोनी लेeuwenhoek के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, किसे सूक्ष्म जीव का जीवाणु जगत का पिता कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा एंटोनी लेeuwenhoek को कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। मलेरिया किसके कारण होता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो मलेरिया किसके कारण होता है। ऑप्शन ए इज बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, विषाणु के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, फफूंद के कारण, है ना। तो आपको बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। यानी मलेरिया जो होता है किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। विशेष रूप से प्लाज्मोडियम नामक एक प्रकार का प्रोटोजोआ के कारण होता है ना। प्लाज्मोडियम, है ना, नामक एक प्रकार का प्रोटोजोआ के कारण होता है। और यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं, क्षय रोग या टीबी जो रोग होता है उसका जो कारक जीवाणु कौन है ना। तो क्षय रोग का कारक जीवाणु कौन है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेफिलोकोकस, है ना, स्टेफिलोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और सी जो है विब्रियो कोलेरी, और डी ऑप्शन है साल्मोनेला, है ना। तो क्षय यानी टीबी रोग का जो जीवाणु होता है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है दोस्तों, बताने का कोशिश करें। तो आइए देखते हैं, क्षय रोग का कारक जीवाणु जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर क्षय रोग कारक का जो जीवाणु होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है दोस्तों, जो हवा के माध्यम से फैलता है और आमतौर पर फेफड़ों को यह प्रभावित करता है दोस्तों, है ना। किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्षय रोग यानी टीबी एक संक्रामक रोग है, यानी संक्रामक मीन्स फैलने वाला, है ना, रोग है जो संदूषित यानी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, बोलने या गाना गाने से हवा में निकली बूंदों के माध्यम से फैलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी क्षय रोग यानी टीबी रोग का जो कारक जीवाणु है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है दोस्तों, है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। आइए देखते हैं, एड्स रोग का कारण है ना, यानी एड्स जो रोग होता है उसके कारण कि इन चारों ऑप्शंस में से किनके कारण होता है दोस्तों? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फफूंद, सी प्रोटोजोआ, यानी इन चारों ऑप्शंस में से किसके द्वारा एड्स होता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग, है ना। एड्स का कारण HIV नामक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है और उसे रोगाणुओं से लड़ने से असमर्थ बना देता है दोस्तों। HIV मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य, योनि द्रव और स्तन के दूध से देता है ना। HIV मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त, वीर्य, योनि और स्तन के दूध से शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है दोस्तों, और इसकी उसके साथ ही साथ असुरक्षित यौन से, है ना, और यूज की हुई सिरिंज से भी एड्स की जो बीमारी होती है वो फैल जाती है दोस्तों, है ना। तो आपको 4 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्स के जो कारण होता है वो वायरस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो कि HIV। अब आप लोगों को बताना है 2 क्वेश्चन कि HIV का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, और एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को, इस दोनों ऑप्शंस का आंसर आप लोगों को बताना है दोनों क्वेश्चन का, यानी एड्स दिवस कब मनाया जाता है और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, है ना। तो एड्स रोग का जो कारण होता है HIV के द्वारा
होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पोलियो का कारक है, पोलियो का कारक इन चारों में से कौन है? ऑप्शन ए इज डीएनए वायरस, ऑप्शन बी इज आरएनए वायरस, ऑप्शन सी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन डी इज प्रोटोजोआ। अब इन चारों ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पोलियो जो है एक आरएनए वायरस के कारण होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, पोलियो एक आरएनए वायरस के कारण होता है। यह वायरस दूषित भोजन, पानी या संक्रमित व्यक्ति के मल के संपर्क में आने से फैलता है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो पोलियो का जो कारक है आरएनए वायरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्तों। बराबर पूछा जाने वाला यानी छपने वाला सवाल है दोस्तों। झारखंड के किसी भी एग्जाम में छपने वाला सवाल आ चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो पछताते रह जाइएगा, समझ में गए। चलिए ठीक है, तो आइए देखते हैं 6 नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। चेचक का टीका सबसे पहले किसने बनाया था दोस्तों, है ना। चेचक का जो टीका सबसे पहले किसने बनाया था? ऑप्शन ए इज लुइस पास्चर, ऑप्शन बी इज रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन सी इज एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो चेचक का पहला टीका डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो कि 1796 1796 में बनाया था दोस्तों। ठीक है, उन्होंने काउपॉक्स या गाय चेचक के वायरस का उपयोग किया गया जो मानव चेचक से बचाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के माध्यम से पहला टीका जो विकसित हुआ और इस खोज को आज की वैक्सीन की नींव माना जाता है दोस्तों, है ना। तो चेचक का जो टीका जो है सबसे पहले जो बनाया था एडवर्ड जेनर ने, है ना। चेचक का टीका जो दिया गया किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। कोलेरा रोग का जीवाणु है ना। कोलेरा रोग यानी हैजा रोग का जो जीवाणु है इन चारों में से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला, ऑप्शन सी स्टेफिलोकोकस और ऑप्शन डी जो है एस्चेरिचिया कोलाई, है ना। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। हैजा जो हो जाएगा या कोलेरा का जीवाणु विब्रियो कोलेरी, है ना, विब्रियो कोलेरी यानी ऑप्शन नंबर ए में दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर ए, कोलेरा रोग का जो जीवाणु है वो ऑप्शन नंबर ए यानी विब्रियो कोलेरी है दोस्तों, जो दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है और आंतों की गंभीर संक्रमण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र दस्त होता है, यानी दस्त
होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैजा रोग या कोलेरा रोग का जो जीवाणु है विब्रियो कोलेरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है। प्लेग रोग फैलता है। प्लेग एक रोग है जो इन चारों में से कैसे फैलता है? मच्छर से, मक्खी से, चूहे एवं पिस्सू से या पानी से? आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं दोस्तों। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। किससे होता है? एक प्लेग जो होता है अर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है ना। और यह मुख्य रूप से संक्रमित कृंतकों यानी चूहे के काटने से और उनके पिस्सू के माध्यम से होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूहे एवं पिस्सू से, है ना। प्लेग रोग जो फैलता है चूहे एवं पिस्सू से फैलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइफाइड का रोगाणु है ना। टाइफाइड का जो रोगाणु है वो इन चारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए इज साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी इज स्टेफिलोकस, है ना, स्टेफिलोकोकस माइकोबैक्टीरियम, और डी जो ऑप्शन है विब्रियो। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। टाइफाइड बुखार का रोगाणु साल्मोनेला टाइफी है दोस्तों, यानी टाइफाइड का जो रोगाणु है साल्मोनेला टाइफी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो टाइफाइड बुखार का रोगाणु साल्मोनेला टाइफी है दोस्तों, है ना, नामक जीवाणु है। यह जीवाणु दूषित भोजन और पानी के सेवन से शरीर में प्रवेश कर जाता है दोस्तों, खासकर जब संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन किया जाना होता है। ठीक है, तब यह फैलता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइफाइड का जो रोगाणु है साल्मोनेला टाइफी है दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा रोग फफूंद से होता है? कौन सा रोग जो होता है फफूंद से होता है दोस्तों। ठीक है, उस ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज मलेरिया, ऑप्शन बी इज रिंग वर्म, ऑप्शन सी इज पोलियो, ऑप्शन डी इज टाइफाइड। तो आप लोगों को इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कौन सा रोग फफूंद से होता है आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दिए गए विकल्पों में से रिंग वर्म यानी रिंग वर्म, ऑप्शन नंबर बी यानी रिंग वर्म या दाद जिसे कहा जाता है दोस्तों, फफूंद से होने वाला रोग है। ठीक है, रिंग वर्म यानी दाद यह एक आम फंगस संक्रमण है जो त्वचा पर लाल गोल खुजलीदार चकत्ते के रूप में दिखाई देता है दोस्तों, है ना, रिंग वर्म यानी दाद। तो कौन सा रोग फफूंद से होता है? रिंग वर्म यानी दाद जो होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों के पास हो जाएगा क्या?
रिंग वर्म इज करेक्ट, यानी दाद। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोफोबिया किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। हाइड्रोफोबिया किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज पोलियो, ऑप्शन बी इज रेबीज, ऑप्शन सी इज मलेरिया एंड ऑप्शन डी इज चेचक। तो इन चारों ऑप्शंस में आप लोगों को ये बताना है कि हाइड्रोफोबिया जो है किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया मुख्य रूप से रेबीज बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर बी हमें रेबीज दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, यानी हाइड्रोफोबिया मुख्य रूप से रेबीज बीमारी के नाम से जाना जाता है, खासकर जब यह रेबीज संक्रमण के बाद के चरणों में पानी के प्रति एक भयानक भय या ऐंठन के रूप में दिखाई देता है, यानी पानी को देखते ही डर लगने लगता है। हाइड्रो मीन्स वाटर यानी पानी, ठीक है। तो पानी से डरना, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैक फंगस रोग मुख्यतः किसमें फैलता है ना। ब्लैक फंगस रोग जो है मुख्यतः किसमें फैलता है। ऑप्शन ए इज हृदय में, ऑप्शन बी इज फेफड़ों में, ऑप्शन सी आँख नाक दिमाग में, और ऑप्शन डी जो है किसमें, यकृत में। अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। ब्लैक फंगस रोग जिसको म्यूकोर्मिकोसिस, है ना, म्यूकोर्मिकोसिस कहा जाता है, फेफड़ों, त्वचा, साइनस और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ठीक है, आमतौर पर जो है आँख नाक और दिमाग को ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्लैक फंगस रोग जो मुख्यतः है आँख नाक और दिमाग में फैलता है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो कवक सांस लेने या त्वचा में खुले घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लैक फंगस रोग मुख्यतः जो है ऑप्शन सी यानी आँख नाक और दिमाग में फैलता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्षय रोग के उपचार में कौन सी दवा यूज की जाती है दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर, यानी क्षय रोग यानी टीबी जो रोग होती है के उपचार हेतु दवा कौन सी है। ऑप्शन ए इज पेनिसिलिन, ऑप्शन बी इज क्विनिन, ऑप्शन डी इज डोट्स थेरेपी और ऑप्शन डी जो है इंसुलिन। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको ये बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, क्षय रोग यानी टीबी रोग के उपचार हेतु कौन सी दवा उपयुक्त मानी जाती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। टीबी यानी क्षय रोग के इलाज में एकाधिक एंटीबायोटिक दवाओं का संयोजन उपयोग किया जाता है, जिसमें सामान्यतः आइसोनियाजिड,
रिम री रिफाम्पिन, पायराजीनाइड पायराजिनमाइड और एथम्ब्यूटोल शामिल है। लेकिन डोज थेरेपी एक उपचार है, पद्धति है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से देखी गई दवाइयाँ दी जाती हैं और यह उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, है ना। क्षय रोग या टीबी रोग के उपचार हेतु ये जो डोट्स थेरेपी होता है इसके द्वारा इलाज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यानी डोट्स थेरेपी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 13 नंबर, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आ चुका है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे ये पूछ रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की, है ना। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की दोस्तों। ऑप्शन जो है आपके पास हमारे स्क्रीन पर, रॉबर्ट कोच, बी ऑप्शन लुइस पास्चर, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी जो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। तो इन चारों में से जो एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट दोस्तों, है ना, ठीक है। यानी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की जो खोज की एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, 1928 ईस्वी में लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में की थी। इस खोज के कारण एंटीबायोटिक दवाओं का प्रचलन शुरू हुआ था, जिसे संक्रमण होने से होने वाली भी हो तो संख्या में भारी कमी आ जाती है दोस्तों, है ना। एंटीबायोटिक दवाओं के यानी पेनिसिलिन के यूज के चलते, है ना। तो चलिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की जो खोज किसने की थी दोस्तों, ऑप्शन जी, ऑप्शन डी यानी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब, 1928 को, है ना। कहाँ पे, लंदन के सेंट मैरी अस्पताल में की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है, ठीक है। बीसीजी का जो टीका है दोस्तों वो किस रोग से बचाता है, ठीक है। कभी कभी बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो उसका जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन, है ना। चलिए तो बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी टीबी से बचाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्षय रोग यानी यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी बीसीजी का जो टीका है वो टीबी के रोग से बचाता है हमें, है ना, ठीक है। तो यह टीका उन शिशुओं और बच्चों को दिया जाता है जिन्हें तपेदिक टीबी होने का अधिक खतरा होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि टीबी से प्रभावित लोगों के संपर्क में रहने वाले यह टीका मलेरिया, चेचक या पोलियो से नहीं बचाता है, ठीक है। चलिए तो बीसीजी का टीका जो है वो क्षय रोग से बचाता है दोस्तों, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमसे पूछ रहा है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था दोस्तों। ठीक है, पोलियो का जो टीका था वो किसने विकसित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन में, साल्क एंड सेबिन ने, बी लुइस पास्चर ने, सी एडवर्ड जेनर ने, और ऑप्शन डी जो है फ्लेमिंग ने। तो पोलियो का टीका जो है किसने विकसित किया था दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। पोलियो का पहला टीका डॉक्टर जोनास साल्क ने विकसित किया था, जिसे निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन आईपीयू या साल्क वैक्सीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बाद में फिर इसी को डॉक्टर अल्बर्ट सैबिन या साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी विकसित की, जो पोलियो के लिए महत्वपूर्ण टीका है दोस्तों, है ना। तो पोलियो का जो टीका है किसने विकसित किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए साल्क एवं सेबिन ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो पोलियो का जो टीका किसने विकसित किया, साल्क एवं सेबिन ने। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए यानी साल्क एवं सेबिन के द्वारा पोलियो के टीके का विकसित किया गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चिकन पॉक्स का कारण है वेरिसेला वायरस, HIV, रेबीज वायरस, फ्लू वायरस, है ना। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चिकन पॉक्स का जो कारण है, और हमारे स्क्रीन पर जो ऑप्शन है वरीशेला वायरस, HIV वायरस, रेबीज वायरस या फ्लू वायरस, इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो है, ठीक है, तो चिकन पॉक्स का कारण वेरिसेला वायरस है ना। चिकन पॉक्स का जो कारण है वेरिसेला, है ना, वेरिसेला वायरस है दोस्तों, है ना। यह वायरस एक प्रकार का हर्पीज वायरस है। ठीक है, यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो HIV के द्वारा क्या होता है, एड्स होता है। फ्लू वायरस के द्वारा श्वसन संबंधी बीमारी होती है, और रेबीज वायरस से कुत्ते, बिल्ली या चूहे के काटने से या बंदर के काटने से रेबीज होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वेरिसेला वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। किस जीवाणु को ई कोलाई कहा जाता है दोस्तों, है ना। किस जीवाणु को ई कोलाई कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज साल्मोनेला, बी ऑप्शन इज इस चेरिचिया कोलाई, सी ऑप्शन विब्रियो, और डी ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस, है ना। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, ई कोलाई यानी इस चेरिचिया कोलाई नामक एक जीवाणु है, जिसका संक्षिप्त नाम है, ठीक है, ई कोलाई। मनुष्यों
और गर्म खून वाले जीवों की आंतों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है ना। यह बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं जिनमें ज़्यादातर हानि रहित होते हैं, लेकिन कुछ उपभेद जैसे एस्टेक और ई EHEC गंभीर खाद्य विषाक्त और अन्य बीमारियां पैदा कर सकते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। यानी ई कोलाई जो कहा जाता है, इस चेरिचिया कोलाई को कहा जाता है दोस्तों, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इस चेरिचिया कोलाई। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है कि इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू का जो कारण होता है वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होता है। ऑप्शन ए इज वायरस, ऑप्शन बी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज फफूंद, और ऑप्शन डी जो है प्रोटोजोआ, है ना। तो इन्फ्लुएंजा का जो कारण है इन चारों वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ में किसके कारण होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के कारण होता है, आइए देखते हैं, है ना। तो इन्फ्लुएंजा फ्लू जो होता है वो वायरस, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के कारण होता है। यह एक संक्रामक श्वसन रोग है जो इन्फ्लुएंजा ए, बी या सी वायरस के कारण हो सकता है। मुख्य रूप से नाक, गले और फेफड़ों को यह प्रभावित करता है दोस्तों, है ना। यह हवा में फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इन्फ्लुएंजा का जो कारण है वो वायरस के कारण होता है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 कोविड-19 का कारक है ना। कोविड-19 का जो कारक है क्या है। तो SARS कोविड-2 वायरस, ठीक है, या ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, या ऑप्शन सी बैसिलस, या ऑप्शन डी माइकोबैक्टीरियम, है ना। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोविड-19 का जो कारक है इन चारों में से कौन सा है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो कोविड-19 गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, है ना। वायरस के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। कोविड-19 का जो कारक है SARS-CoV-2 वायरस, है ना, जिसे SARS-CoV-2 भी कहा जाता है, ठीक है। कोरोना वायरस मुख्यतः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी संक्रामक बीमारी है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कोविड-19 का जो कारक है SARS कोविड-2 वायरस, है ना। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्विनिन दवा का उपयोग किस रोग में किया जाता है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। क्विनिन दवा का उपयोग किस रोग में किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज टाइफाइड, ऑप्शन बी इज मलेरिया, ऑप्शन सी इज पोलियो, ऑप्शन डी इज
टीबी, है ना। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो क्विनिन दवा का उपयोग जो होता है वो मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है दोस्तों, है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। तो क्विनिन दवा का उपयोग जो है मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। क्विनिन एक दवा है जिसका उपयोग मलेरिया और बेबियोसिस के लिए किया जाता है दोस्तों। इसमें प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण मलेरिया का उपचार शामिल है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी क्विनिन दवा का जो उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जाने वाला दवा है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, VVI, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं फैलता है दोस्तों, है ना। कौन सा रोग जो है ये बैक्टीरिया से नहीं फैलता है। ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज टाइफाइड, ऑप्शन बी इज टीबी, ऑप्शन सी इज एड्स एंड ऑप्शन डी इज कोलेरा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से एड्स, है ना, दिए गए विकल्पों में से AIDS, एड्स, एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों को जानना जरूरी है दोस्तों। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, दिए गए विकल्पों में से एड्स जो है बैक्टीरिया से नहीं फैलता है दोस्तों, क्योंकि यह एक वायरस यानी HIV के कारण होता है दोस्तों, है ना। HIV के कारण क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, ठीक है। तो जबकि टाइफाइड, टीबी और कोलेरा जो है बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं दोस्तों, है ना, ठीक है। एड्स को छोड़कर बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जबकि एड्स जो है वो HIV वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एड्स। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का जीवाणु है ना। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी का जीवाणु जो है इन चारों में से कौन सा है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बी साल्मोनेला, सी विब्रियो, डी जो है इकोलाई। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कुष्ठ रोग जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी का जो जीवाणु होता है उसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री का के कारण होता है, जो क्या करता है, जो त्वचा और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है दोस्तों। यह एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो समय के साथ बदतर होता जाता है, यानी हालत खराब हो जाता है, और इसका इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT नामक दवाओं के संयोजन से किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कुष्ठ रोग का जो जीवाणु है ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
23 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जो दोस्तों, ऑप्शन ए माइको बैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो धान की ब्लास्ट बीमारी का कारण है ना, धान की ब्लास्ट बीमारी का जो कारण है, ऑप्शन ए इज फफूंद, ऑप्शन बी इज बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इज वायरस, ऑप्शन डी इज शैवाल। इन चारों ऑप्शंस में आप लोगों को बताना है कि धान की ब्लास्ट बीमारी का जो कारण है किसके कारण होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक सॉरी यानी धान में ब्लास्ट बीमारी का कारण एक फफूंद है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, धान की ब्लास्ट बीमारी जो है एक फफूंद के कारण होता है जो पायरिकुलेरिया ओराइजी या मैग्ना पोर्थे ओराइजे नामक कवक से फैलती है दोस्तों। यह फफूंद पत्तियों और धान की बालियों को क्या करती है, प्रभावित करती है, जिससे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं, जिससे उपज में कमी आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो धान की जो ब्लास्ट की बीमारी जो है फफूंद के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए यानी फफूंद। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर छपने वाला, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, है ना। एंटीबायोटिक शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन ए आप लोगों के समक्ष सेलमैन वॉक्समैन, है ना, बी लुइस पास्चर, सी रॉबर्ट कॉच, डी एडवर्ड जेनर। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। एंटीबायोटिक शब्द का पहली बार प्रयोग सेलमैन वॉक्समैन, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक का शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले सेलमैन और वॉक्समैन ने किया था। कब किया था, 1942 1942। ठीक है, 1942 में किया गया था। जबकि पोल बुइलेमिन, है ना, पोल बुइलेमिन ने 1890 के दशक में अपने प्रकाशनों में इसका इस्तेमाल लिया था। हालांकि वॉक्समैन को ही एंटीबायोटिक युग की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कई एंटीबायोटिक दवाओं की क्या की थी, खोज की थी दोस्तों। और 1942 में इस शब्द को परिभाषित किया था, है ना। तो एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले जो यूज किया था वो सेलमैन वॉक्समैन किया था, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सेलमैन और वॉक्समैन। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुकी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, हैजा रोग किससे फैलता है। ठीक है, हैजा जो रोग होता है, कोलेरा रोग जो है वो किससे फैलता है। ऑप्शन ए इज दूषित भोजन या पानी के सेवन से, बी मच्छर से, सी मक्खी से, डी जो है पिस्सू से, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। आइए, तो हैजा रोग मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी से फैलता है दोस्तों।
ठीक है। तो हैजा रोग जो है दूषित भोजन और दूषित पानी के करने से होता है। ठीक है, जो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। विब्रियो कोलेरा, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण यह रोग फैलता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हैजा रोग किससे फैलता है? दूषित पानी, भोजन, ठीक है, करने से फैलता है दोस्तों। और ये जो बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरा के कारण होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रेबीज रोग का प्रसार किससे होता है ना? रेबीज रोग का प्रसार जो होता है किससे होता है? ऑप्शन ए इज चूहा, ऑप्शन बी इज कुत्ते बंदर के काटने से, ऑप्शन सी मक्खी से, ऑप्शन डी जो है मच्छर से। तो रेबीज रोग का जो प्रसार जो होता है किससे होता है? इन चारों ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो रेबीज मुख्य रूप से संक्रमित जानवर की लार के माध्यम से फैलता है, जो काटने या खरोंच के दौरान मानव शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कुत्ता, बंदर, बिल्ली या चूहा के काटने से। ठीक है, जिसकी लार में मौजूद वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है और रेबीज बीमारी हो जाती है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, रेबीज रोग का प्रचार जो होता है यानी प्रसार जो होता है कुत्ते बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, है ना, बंदर के काटने से, कुत्ते के काटने से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, स्मॉल पॉक्स को भारत से किस वर्ष समाप्त घोषित किया गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो ये हमसे पूछ रहा है स्मॉल पॉक्स को भारत से किस वर्ष समाप्त घोषित किया गया, है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे समक्ष, ऑप्शन ए इज 1977, ऑप्शन बी इज 1980, ऑप्शन सी इज 1985 एंड ऑप्शन डी इज 1990। इन चारों ऑप्शंस में आप लोगों को बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। भारत को आधिकारिक तौर पर, ठीक है, भारत को आधिकारिक तौर पर 1977 में चेचक मुक्त घोषित किया गया था, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के नेतृत्व में चलाए गए वैश्विक टीकाकरण अभियान का जो परिणाम था, है ना। चेचक के उन्मूलन की घोषणा पूर्ण रूप से यानी पूरे तरीके से जो की गई 1980 में विश्व स्तर पर की गई, है ना। तो यहाँ पर स्मॉल पॉक्स को भारत से 1980, है ना, यानी क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है 1980 में समाप्त घोषित किया गया दोस्तों, है ना। ठीक है, तो चेचक के उन्मूलन की घोषणा जो है पूर्ण रूप से 1980 में विश्व स्तर पर की गई। यहाँ पर आया WHO, है ना, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको ये बताना है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1980, है ना, 1980 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे
स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया किस प्रकार का है ना। तो किस प्रकार का है, किस आकार का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है किस आकार का होता है, किस प्रकार का है। ऑप्शन ए इज गोलाकार यानी कोकस, छड़ी के आकार का बेसिलस, सर्पिलाकार स्पिरिलम, और कोमा के आकार यानी विब्रियो के आकार का। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है ये गोलाकार होता है दोस्तों, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, कोकस इस तरीके का गोलाकार, ठीक है, गोलाकार होता है। तो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो गोलाकार यानी कोकस के आकार का होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गोलाकार हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आप लोगों के बीच आ चुका है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है, छपने वाला सवाल। यदि ना आए तो लिख के देते हैं दोस्तों, ये ज़रूर से ज़रूर छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमसे क्या पूछ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है 1945, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी जो है 1965। अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है दोस्तों, है ना। संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948, है ना। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1948, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948। और इसका मुख्यालय भी बराबर पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, बहुत ही बार पूछता है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ पर है ना, कहाँ स्थित है। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है दोस्तों, है ना। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई कब हुई, 1948, 7 अप्रैल 1948 को हुई। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन यहीं तक दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो हमारे बिरसा मुंडा क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। और अंत में अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर से ज़रूर रखें दोस्तों। सभी को जोहार, जय हिंद।